हेलो स्टूडेंट, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन पर आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको कराऊंगी बिहार पीजीटी होम साइंस के लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके बिहार एस्टेट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो हम आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया क्या होता है? तो इसमें ऑप्शन दिए हो हमारे, दूर स्थित वस्तु को देखने में अक्षमता। सेकंड ऑप्शन है हमारा, थायराइड ग्रंथि का असामान्य व्यवहार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह हृदय के विस्तारित होने की स्थिति है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, यह गुर्दा का विकार है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, दूर स्थित वस्तु को देखने में अक्षमता। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं मायोपिया को? निकट दृष्टि दोष। इसमें दूर की वस्तु देखने में अक्षमता होती है, इसे मायोपिया कहते हैं। मायोपिया को क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति पास की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता, और इसमें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के आगे बन जाता है। इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए। किस लेंस का उपयोग करना चाहिए? अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए। और मायोपिया क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। अवतल लेंस का उपयोग हम इसके लिए करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, मलेरिया को डैश के उपयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हो हमारे, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, पैरासीटामोल, कुनैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, कुनैन। मतलब मलेरिया को कुनैन के उपयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो जब किसी व्यक्ति को मलेरिया रोग हो जाता है तो उसको कुनैन की एक दवा आती है, वो दी जाती है। उसके उपयोग द्वारा उस व्यक्ति को रोग से बचाया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति में मधुमेह या डायबिटीज होता है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हमारे, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज एंड सैकराइड। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ग्लूकोज। मतलब ग्लूकोज का अगर हमारे उसमें उच्च स्तर होगा ग्लूकोज का, तो इसकी उपस्थिति में हमें डायबिटीज नामक रोग हो जाएगा। और डायबिटीज में क्या होता है? डायबिटीज में जो पेनक्रियास होता है हमारा, अग्नाशय यानी कि अग्नाशय की कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन बनाना बंद कर देती हैं, जिससे शर्करा का उपापचय नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता? उपापचय नहीं हो पाता, यानी कि मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता। और यूरिन और ब्लड में शर्करा की मात्रा अधिक हो जाती है। तो ये कौन सी किसकी अधिकता के कारण होता है? ये ग्लूकोज की अधिकता के कारण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसमें ऑप्शन दिए हमारे, ऑप्शन ए है हमारा बेरी, ऑप्शन बी है हमारा टेटनी, ऑप्शन सी है हमारा क्वाशियोरकर, ऑप्शन डी हमारा रक्ताल्पता। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, रक्ताल्पता, यानी कि एनीमिया। रक्ताल्पता को एनीमिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एनीमिया। ब्लड में आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिसके कारण एनीमिया रोग हो जाता है। और आयरन हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। क्या करता है आयरन हमारे शरीर में? आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। और ये कोशिकाएं ही शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने का कार्य करती हैं। और ये लौह तत्व की कमी के कारण जो एनीमिया रोग देखने को मिलता है, यह अधिकतर किसमें देखने को मिलता है? महिलाओं में। यह रोग महिलाओं में, गर्ल्स में ज्यादा देखने को मिलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से किन्हें टीका लगाया जाता है? तो ऑप्शन दिए हो हमारे, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा गर्भवती महिला, सेकंड है शिशु, थर्ड है बच्चे एंड हमारा फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी को। तो इसमें टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से गर्भवती महिला को भी टीका लगाया जाता है, शिशु को भी टीका लगाया जाता है और बच्चों को भी टीका लगाया जाता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी को। यानी कि टीकाकरण कार्यक्रमों के माध्यम से इन सभी को टीका लगाया जाता है। और यह टीकाकरण कार्यक्रम जो है वह स्वास्थ्य है और परिवार
कल्याण मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है। तो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जाता है? यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सदस्य देशों की कुल कितनी संख्या है? मतलब इसमें कितने देश सम्मिलित हैं? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हमारे 180, 180, 198, 189, 194। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 194, यानी कि WHO की सदस्यता में 194 देश सम्मिलित हैं। तो WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। और यह एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है जो राष्ट्रों की भागीदारी और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ हमारा कोलबर्ग के अनुसार बच्चे सीखते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण और नैतिक विकास के चरण। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, कोलबर्ग के अनुसार बच्चे नैतिक विकास के चरण में सीखते हैं। कोलबर्ग ने नैतिक विकास के 6 चरण बताए हैं और इसके 3 मुख्य स्तर बताए हैं। क्या बताए हैं? 3 तो इसके लेवल बताए हैं और 6 स्टेजेस बताई हैं जो कि नैतिकता के प्रति हमारी समझ को विकसित करती हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट स्टेज है हमारा प्री कन्वेंशनल लेवल, यानी कि क्या हो जाएगा? पूर्व पारंपरिक स्तर। इसके अंदर जो स्टेजेस हैं इसमें से पहली है हमारी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, यानी कि दंड और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। इसमें सेकंड आ जाती है हमारी स्वहित अभिन्यास, यानी कि सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन। हमारी सेकंड लेवल है हमारा कॉन्वेंशनल लेवल, यानी कि पारंपरिक स्तर। इसके भी 2 चरण हैं, 2 लेवल हैं, सॉरी 2 स्टेजेस हैं। 2 स्टेजेस में क्या है? फर्स्ट स्टेज है इंटरपर्सनल अनुरूपता, यानी कि इंटरपर्सनल कन्फर्मिटी। और इसमें फोर्थ आ जाएगा हमारा कानून और व्यवस्था अभिन्यास, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इसी में हमारा थर्ड लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, यानी कि उत्तर पारंपरिक स्तर। इसके अंतर्गत हमारी स्टेजेस हैं, फिफ्थ स्टेज है हमारी सामाजिक अनुबंध अभिन्यास, यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। और सिक्स्थ स्टेज है हमारी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास, यानी कि यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। जो हमारी फर्स्ट लेवल है प्री कन्वेंशनल लेबल, यानी कि पूर्व परंपरागत चरण में क्या होता है? बच्चा अपनी इंटरेस्ट के अनुसार कार्य करता है, खुद के स्वार्थ के लिए कार्य करता है, उसे जो अच्छा लगता है वो वही कार्य करता है। किसके लिए कार्य करता है? अपने इंटरेस्ट के लिए कार्य करता है बच्चा। उसे दूसरे से किसी से मतलब नहीं होता, उसे जो काम अच्छा लगता है वो वही काम करना पसंद करता है। फिर सेकंड है हमारी कन्वेंशनल लेवल, यानी कि यानी कि हमारा पारंपरिक चरण। इसमें क्या होता है? नैतिक निर्णय लेते समय सामाजिक मानदंडों और नियमों पर बच्चा क्या करता है? विचार करना शुरू कर देता है। हमारा थर्ड एंड लास्ट है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, यानी कि उत्तर परंपरागत स्तर। इसमें क्या होता है कि अमूर्त थिंकिंग करना स्टार्ट करता है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है बच्चे के, जो अक्सर सामाजिक मानदंडों और नियमों का पालन करते हुए होता है। इस समय व्यक्ति न्याय, मानवाधिकार, समानता, सामाजिक न्याय का पालन करना सीख जाता है और उच्च स्तर के नैतिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म लेने के बाद कब शिशु को उसकी माता के साथ त्वचा से त्वचा के संपर्क में रखा जाना चाहिए? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे जन्म के पहले घंटे के दौरान, जन्म के 2 घंटे के बाद, जन्म के 6 घंटे बाद और लास्ट ऑप्शन है हमारा सप्ताह बाद। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, जन्म के पहले घंटे के दौरान। यानी कि जो ये प्रक्रिया होती है ना, इस प्रोसेस को कहते हैं हम कंगारू पद्धति। तो कंगारू पद्धति में ही त्वचा से त्वचा को संपर्क में रखा जाता है, यानी कि माता को बच्चे की नवजात शिशु के त्वचा से टच करा के रखा जाता है, जिससे क्या हो? जिससे शिशु को गर्माहट मिल सके। हमारा अगला क्वेश्चन है,
विकास की अवस्थाओं में उत्तर बाल्यकाल का समय कब माना जाता है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हमारे, ऑप्शन है हमारा 2 से 6 वर्ष, ऑप्शन बी है हमारा 13 से 18 वर्ष, ऑप्शन सी है हमारा 6 से 12 वर्ष, ऑप्शन डी है हमारा 9 से 13 वर्ष। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 6 से 12 वर्ष की अवस्था को उत्तर बाल्यकाल अवस्था कहा जाता है। इसी में सबसे पहले आती है हमारी शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी। तो शैशवावस्था हमारी होती है जन्म से लेकर 2 साल वर्ष तक यानी कि 0 to 2 ईयर्स। इसी में होती है हमारी पूर्व बाल्यकाल अवस्था। पूर्व बाल्यकाल अवस्था में होती है हमारी 2 से 6 वर्ष तक, और 6 से 12 वर्ष तक की होती है हमारी उत्तर बाल्यावस्था। फिर उसके बाद आती है हमारी किशोरावस्था। किशोरावस्था यानी कि एडोलसेंट एज, ये होती है हमारी 12 से 18 वर्ष तक। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेटिनॉल मुख्य रूप से संबंधित है। ऑप्शन दिए हुए हमारे, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग। आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि आँखों से संबंधित जितने भी रोग होंगे ना, वो सब होंगे विटामिन ए की कमी से। और इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं विटामिन बी। विटामिन बी को कहते हैं थायमीन। क्या कहते हैं विटामिन बी को? थायमीन। और विटामिन बी की कमी से रोग होता है बेरीबेरी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरीबेरी। और विटामिन डी को कहते हैं कैल्सीफेरॉल। क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। और विटामिन ई को कहते हैं टोकोफेरॉल। और विटामिन ई की कमी से नपुंसकता नामक रोग होता है। और जो विटामिन ई होता है ना, विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? ब्यूटी विटामिन के नाम से। जो भी आपके ब्यूटी प्रोडक्ट आते हैं उन सब में लिखा होता है, अक्सर देखा गया है कि विटामिन ई। विटामिन ए के कैप्सूल भी आते हैं मार्केट में, जिसका उपयोग बालों में लगाने में, फेस में लगाने पर किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जल की 1 ग्राम मात्रा से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ऑप्शन दिए हुए हमारे 15 किलो कैलोरी, 3 किलो कैलोरी, 0 किलो कैलोरी एंड 9 किलो कैलोरी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, 0 किलो कैलोरी। यानी कि जल की 1 ग्राम मात्रा से हमें 0 किलो कैलोरी यानी कि कोई भी कैलोरी नहीं मिलती है। तो जल विटामिन किससे? जल यानी कि वाटर, विटामिन और मिनरल्स यानी कि खनिज लवण से हमें कोई भी एनर्जी, कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है। क्या नहीं मिलती है? कोई भी ऊर्जा हमें नहीं मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, कि जल की 1 ग्राम से हमें 0 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाज में दहेज प्रथा के क्या कारण हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे, अंतरजातीय विवाह पर प्रतिबंध। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुलीन विवाह की प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक प्रतिष्ठा की भावना। एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा उपयुक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आप लोग बताइए। इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी कि दहेज प्रथा के कारण में अंतरजातीय विवाह पर प्रतिबंध, कुलीन विवाह की प्रथा और सामाजिक प्रतिष्ठा की भावना, ये सब विद्यमान होते हैं। और विवाह को एक अनिवार्य धार्मिक संस्कार माना गया है। क्या माना गया है? एक अनिवार्य धार्मिक संस्कार। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के किस युग को स्त्री जाति के लिए काला युग कहा जाता है? इसको काल युग के नाम से भी बोला जाता है कि काल युग या काला युग किस युग को कहा जाता है स्त्री जाति के लिए? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, मध्यकाल एंड लास्ट है हमारा आधुनिक काल। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन सी, मध्यकाल। राइट आंसर है हमारा इसका। यानी कि भारतीय इतिहास में मध्यकाल युग को स्त्री जाति के लिए काल का युग कहा जाता है। मध्यकालीन युग में स्त्रियों की जो स्थिति थी ना, बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति थी। और इस युग में पर्दा प्रथा, किसको? पर्दा प्रथा, बाल विवाह और
सती प्रथा को बढ़ावा मिला था। तो भारतीय इतिहास के किस युग को स्त्री जाति का काला युग कहा जाता है? मध्यकालीन युग को। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के संरक्षण हेतु घरेलू हिंसा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो इसमें ऑप्शन दिए हो हमारे, ऑप्शन ए हमारा 2004, 2005, 2006 एंड 2007। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 2006, यानी कि महिलाओं के संरक्षण हेतु घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित किया गया था? 26 अक्टूबर 2006 को। और इसका उद्देश्य था महिलाओं के संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों का संरक्षण करना, जो कि पारिवारिक और घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। तो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, शारदा एक्ट संबंधित है। तो आपको बताना है शारदा एक्ट किससे संबंधित है। ऑप्शन दिए हुए हमारे, दहेज प्रथा से, बाल विवाह से, विधवा पुनर्विवाह से, देवदासी प्रथा से। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बाल विवाह से। यानी कि शारदा एक्ट जो है वो बाल विवाह से संबंधित है। और यह एक्ट कब आया? यह एक्ट सन 1929 को पारित हुआ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, फाइबर युक्त आहार मुख्यतः सहायक होते हैं। ऑप्शन दिए हुए हमारे, पाचन में, श्वसन में, रक्त निर्माण में और रोगों में प्रतिरक्षा में। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, पाचन में। यानी कि जो कि फाइबर युक्त आहार होते हैं ना, मुख्यतः पाचन में सहायक होते हैं। और व्यक्ति को प्रतिदिन 25 से 30 ग्राम, कितना? 25 से 30 ग्राम फाइबर ग्रहण करना चाहिए। और फाइबर क्या होता है? फाइबर मल को, जो मल त्यागते हैं जो लोग, तो फाइबर मल को बल्कि बनाता है। और जब व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो व्यक्ति को फाइबर युक्त आहार देना चाहिए। और व्यक्ति को जब लूज मोशन हो जाता है तो उसको फाइबर बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हमारे भोजन में किसी मात्रा सबसे कम होती है। मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हमारे भोजन में किसकी मात्रा सबसे कम होती है? दूध एवं वसा की, दूध एवं मांस की, वसा की, दाल की, फल एवं सब्जियां की। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, वसा। वसा की मात्रा हमारे भोजन में सबसे कम होती है। और वसा के सेवन से मोटापा हो जाता है। क्या हो जाता है? मोटापा हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है, और थायराइड हो जाता है, एंड डायबिटीज हो जाता है। क्या हो जाता है? डायबिटीज एंड थायराइड हो जाता है। तो वसा का सेवन हमें कम से कम करना चाहिए। और वसा का सेवन कर भी रहे हैं तो हमें जो असंतृप्त वसा होती है ना, कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, उसका सेवन करना चाहिए, ना कि संतृप्त वसा का। सैचुरेटेड फैटी का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, दालों में कौन सा मुख्य पोषक तत्व पाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे, ऑप्शन ए है हमारा वसा, ऑप्शन बी है हमारा प्रोटीन, ऑप्शन सी है हमारा कार्बोहाइड्रेट, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा खनिज लवण। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, प्रोटीन। दालों में मुख्य रूप से सबसे ज्यादा पोषक तत्व क्या पाया जाता है? प्रोटीन। और प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा होती है सोयाबीन में। किसमें होती है? सोयाबीन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चों के घाव को भरने में सहायक विटामिन है। तो ऑप्शन दिए हुए हमारे, विटामिन सी, सेकंड ऑप्शन है हमारा विटामिन ए, थर्ड ऑप्शन है हमारा विटामिन ए, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा विटामिन बी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, हमारा विटामिन सी। यानी कि बच्चों के घाव भरने के लिए विटामिन सी क्या होता है? विटामिन सी सहायक होता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है विटामिन सी की कमी से? स्कर्वी नामक रोग होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लंबे समय तक प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे, क्वाशियोरकर, रिकेट्स, मरासमस एंड बेरीबेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मरासमस। तो लंबे समय तक प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से मरासमस नामक रोग हो जाता है। और मरासमस रोग को हम सूखा रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूखा रोग। यह रोग अक्सर बच्चों को होता है
तो इसमें इसमें बच्चों का जो शरीर होता है ना एकदम पतला कमजोर हो जाता है, बच्चों की हड्डियां एकदम झलकती रहती हैं, दूर से ही पता चल जाएगी उनकी हड्डियां दिखने लगती हैं। तो कौन सा रोग होता है? मरासमस रोग। और जो क्वाशियोरकर रोग होता है, क्वाशियोरकर में बॉडी में जलीय सूजन हो जाती है। क्या हो जाता है? जलीय सूजन, यानी कि एडिमा हो जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, बाल विकास की प्रथम अवस्था कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन दिए हुए हमारे, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा प्रौढ़ावस्था। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, शैशवावस्था। बाल विकास की प्रथम अवस्था शैशवावस्था को मानी जाती है और यह जन्म के तुरंत बाद की अवस्था होती है और मानव विकास की प्रथम अवस्था मानी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक टीकाकरण कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन दिए हो हमारे, 1980, 1985, 1987 एंड 1982। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 1985। यानी कि भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम 1985 में प्रारंभ किया गया था। यह पहले विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम के नाम से था, बाद में इसको सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिया। पहले क्या नाम था इसका? विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम और बाद में इसका नाम बदल के क्या कर दिया? सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। और ये कब प्रारंभ हुआ था? 1985 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संपर्क कौशल नहीं है? ऑप्शन दिए हो हमारे, सुनना, तैरना, बोलना, हाथ लहराना। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सुनना। देखो संपर्क कौशल, अगर हम किसी की बात ठीक से सुनेंगे नहीं तो हम उस पर रिएक्शन भी नहीं दे पाएंगे। और बोलना, अगर हम बोलेंगे नहीं तो हम संवाद कौशल यानी कि हम किसी से बातचीत कर ही नहीं पाएंगे। और हाथ लहराना, आपने देखा होगा बहुत से लोग क्या करते हैं, किसी को अपनी बात समझाने के लिए या अपने बात कहने के लिए कहते समय क्या करते हैं? हैंड मूवमेंट करते हैं। तो हैंड मूवमेंट करना क्या कहलाता है? हाथ लहराना। तो कौन सा एक संवाद कौशल नहीं पूछा गया? तो नहीं वाले क्वेश्चन पे हमें अधिक ध्यान देना है। क्या पूछा गया है? नहीं। तो इसमें हमारा सुनना भी हो जाएगा, बोलना भी हो जाएगा, हाथ लहराना भी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, तैरना। यानी कि तैरना एक संपर्क कौशल विधि में नहीं आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे, पोलियो, एड्स, हेपेटाइटिस एंड क्षय रोग। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका क्षय रोग। क्षय रोग को हम किस नाम से जानते हैं? तपेदिक, यक्ष्मा एंड टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस और क्षय रोग। तो इसके बहुत सारे नाम होते हैं। तो किसकी बीमारी के लिए इलाज होता है? डॉट्स नामक इलाज होता है क्षय रोग की बीमारी के लिए। आपने ये नोटिस किया होगा कि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, क्षय रोग वाला, ट्यूबरक्लोसिस रिलेटेड, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया है और हर बार क्वेश्चन चेंज हो गया है। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़े हुए सारे फैक्ट्स आपको अच्छे से समझ लेने हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था? तो ऑप्शन दिए हुए हमारे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुइस पास्चर, एडवर्ड जेनर एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा जॉन हंटर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर ने ही चेचक के लिए पहला टीका खोजा था। चेचक को बड़ी माता, किस नाम से? बड़ी माता या छोटी माता के नाम से भी जाना जाता है। और चेचक किसके द्वारा होता है? चेचक एक वायरस द्वारा होता है। चेचक के विषाणु का नाम होता है वेरियोला वायरस। क्या होता है? वेरियोला वायरस। इसके पहले टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन दिए हुए हमारे, ऑप्शन ए हमारा कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है हमारा विटामिन, ऑप्शन सी है हमारा आयरन एंड लास्ट ऑप्शन डी है हमारा वसा। तो इसमें
राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी आयरन, यानी कि पालक के पत्तों में सबसे अधिक मात्रा आयरन की होती है और आयरन हमें गुड़ में भी मिलता है और अनेक पालक के अलावा और भी हरी सब्जियों में आयरन मिलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने शरीर के वजन बढ़ने के भय से भोजन न करने की बीमारी कहलाती है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, अपने शरीर के वजन बढ़ने के डर के कारण भोजन न करने की बीमारी क्या कहलाती है। ऑप्शन दिए हो हमारे, ब्लूमिया नर्वोसा, बिंज ईटिंग, एनोरेक्सिया नर्वोसा या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा में ही शरीर के वजन बढ़ने के भय से भोजन नहीं करते हैं हम लोग, और यह अधिकतर किस में मिलता है, यह अधिकतर किशोरावस्था में लोग करते हैं। किस में करते हैं, किशोरावस्था यानी कि एडोलसेंस में। और यह एक ईटिंग डिसऑर्डर होता है जिससे व्यक्ति को डर लगता रहता है कि कहीं भोजन करने से उसका वजन न बढ़ जाए, जिसके कारण व्यक्ति बहुत ही कम मात्रा में भोजन ग्रहण करता है और कुपोषित हो जाता है। क्या, बहुत ही कम मात्रा में भोजन ग्रहण करता है और कुपोषण का शिकार हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति बार बार अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करता है और वजन बढ़ने से बचने के लिए उल्टी यानी कि वॉमिटिंग करता है, वह किस विकार से ग्रसित है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे, ब्लूमिया नर्वोसा, बिंज ईटिंग, एनोरेक्सिया नर्वोसा या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए ब्लूमिया नर्वोसा। जो पहले वाला क्वेश्चन था, इसके पहले वाला 27 नंबर वाला ओ भी इसी से रिलेटेड था एंड ए भी इसी से रिलेटेड है। तो इसको, ये पहले वाला क्वेश्चन अलग था, ये वाला क्वेश्चन अलग है। इसमें क्या है, इसमें एक व्यक्ति बार बार अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करता है और उसमें पिछले क्वेश्चन में क्या था, व्यक्ति वजन बढ़ने के डर से भोजन करता ही नहीं था। ठीक है, और इसके आगे वाला क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं हमारा कि एक व्यक्ति बार बार अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करता है और वजन बढ़ने से बचने के लिए वो क्या करता है, वॉमिट यानी कि उल्टी करता है। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि ब्लूमिया नर्वोसा। ये भी एक ईटिंग डिसऑर्डर होता है, इसमें व्यक्ति आवश्यकता से अधिक खाना खा लेता है और वजन बढ़ने से बचने के लिए बाद में क्या करता है, वॉमिटिंग कर देता है। उसे लगता है कि जितना मैंने एक्स्ट्रा खाया है वो निकल जाएगा वॉमिटिंग के माध्यम से। तो यह भी किसमें होता है, किशोरावस्था में। किशोरावस्था में एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड ब्लूमिया नर्वोसा दोनों ही ईटिंग डिसऑर्डर है। क्या है, ईटिंग डिसऑर्डर। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में निर्धनता का कौन एक कारण है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे, अशिक्षा, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि एंड उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, निर्धनता कारण अशिक्षा भी होती है, बेरोजगारी भी होती है, जनसंख्या वृद्धि भी होती है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रम से तात्पर्य है। ऑप्शन दिए हो हमारे, ऑप्शन ए है स्तनपान का तरीका, ऑप्शन बी है हमारा प्रसव पश्चात अतिरिक्त पोषण, थर्ड ऑप्शन है हमारा शिशु को संक्रमण से बचाव का तरीका एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा शिशु के जन्म के बाद वाला माँ का पहला दूध। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, शिशु के जन्म के बाद वाला पहला माँ का दूध। यह गहरे पीले रंग का पदार्थ होता है। यह दूध बच्चे में पूरा पोषण प्रदान करता है। इस दूध में पोषक तत्व तथा एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, पोषक तत्व तथा एंटीबॉडीज पर्याप्त मात्रा में होती है और यह बच्चों को बीमारियों और संक्रमण से बचाता है। किससे बचाता है, बीमारियों और संक्रमण। तो कोलेस्ट्रम क्या होता है, शिशु के जन्म के बाद वाला माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा, इसमें जो कोलेस्ट्रम है ना, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें मैं लिख देती हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें क्या करता है, ऑप्शन देता है आयोग, ऑप्शन देता है कोलेस्ट्रम को, किसी ऑप्शन में कोलेस्ट्रॉल कर देगा, किसी में कोलेस्ट्रम कर देगा, किसी में कोलेस्ट्रॉल लिख देगा। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा क्या होगा, कोलेस्ट्रम, लास्ट में क्या आता है, स्ट्रम। तो ये आप ध्यान रखिएगा क्या आएगा, कोलेस्ट्रम से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसे लगी। थैंक यू सो मच।